तो केस पूरे अच्छे से लिख के और पूरा कर रखा है ऐसा। क्या क्या फिर से बोलो। रिकॉर्ड बन रिकॉर्ड बना रखा है, मतलब ऐसा रजिस्टर में पूरा एक ऐसा लिख तो के पूरा। केस लेके क्या हुआ, आराम में लगा, क्या हुआ? केस लिया था मैंने, पीसीओडी था उसमें उनको, अभी यूएसजी कराई थी तो, लेकिन उनके मतलब शॉक लगने की वजह से उनको ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो गई, ऐसा तो रुक ही नहीं रही, फिर बेला दी थी उनको। फिर फिर तो रुक गई बस, अभी तो ठीक है ऐसा 1-2 दिन से। चलो बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही केस लेते जाओ, रिजल्ट देते जाओ, बिफोर आफ्टर रिकॉर्ड करते जाओ, हम्म। टेस्टिमोनी क्रिएट करते जाओ, फिर स्टेटस पे डालते जाओ। हम्म। जी सर। और किसी के कुछ अच्छे रिजल्ट्स, एनीवन एल्स वांट्स टू शेयर कि उनको रिजल्ट्स मिले हों केसेस में, उनकी रेमेडी प्रिस्क्राइब होने के बाद, एक्यूट या क्रॉनिक? हाउ यू आर डूइंग? अभी मेरे ख्याल से आज सिर्फ 10 दिन ही हुए हैं क्लास को, 11 दिन। 11 दिन में कुछ इम्प्रूवमेंट लग रहा है अपने आप में? पलक, भावना, शिका, बोलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग विनिशा। Anyone else wants to share their any experience with the patients? आज बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है आपकी, मज़ा आएगा आज। चलो एलन स्किनोट के बारे में बात शुरू करते हैं। कितने लोग हैं एलन स्किनोट पढ़ने वाले? दो लोग ही हो? तीन? काय से पढ़ते हो एलन स्किनोट? एलन स्किनोट से पढ़ते हैं सर? रेड वाली से, ब्लू वाली से? एलन स्किनोट कितने लोग पढ़ते हो? वेलकम प्रिया। और कौन कौन है एलन स्किनोट से पढ़ने वाले? बस इतने से लोग? अच्छा ये बताओ, सुभाष सिंह सर की एलन स्किनोट से कौन लोग, कितने लोग हो जो समझते हो एलन स्किनोट को? अब हाथ ऊपर खड़े करो। सुभाष सिंह सर से कोई भी नहीं? रोशनी तुम सुभाष सिंह सर की यूज़ करती हो बुक? नहीं करती सर, मैं ये रिवाइज्ड रीअरेंज्ड वाली है ना, वो वाली करती तो हूँ, फिर एसक्यूएल। हैंड्स ऊपर क्यों कर रखे तुमने? चलो आज अपन उससे भी थोड़ा सा देखेंगे, उसकी भी वैल्यू समझेंगे। चलो मैं क्लास शुरू करता हूँ, बाकी जो लोग नहीं आए हैं वो लोग लेट हैं तो नो प्रॉब्लम। लेट मी स्टार्ट द क्लास बिकॉज टॉपिक बड़ा है और टाइम बहुत कम है अपने पास, 1 घंटा। एलेंस की नोट को भी समझना है, फिर रेमेडीज़ को भी समझना है, सो ठीक है। तो सबसे पहले मैं मोटा मोटा आपको एक आइडिया देता हूँ। एलेंस की नोट जो है ना, ये वाली, ये सबसे लेटेस्ट एडिशन है। अगर आप ढंग से इसको पढ़ोगे ना तो ये रीअरेंज्ड है और क्लासिफाइड कर रखी है उन्होंने। पहले जो सिम्टम्स अरेंज नहीं थे, इस वाली को उन्होंने अरेंज किया। और लीडिंग रेमेडीज़ का मतलब है ऐसी रेमेडीज़ जो डे टू डे लाइफ में सबसे ज़्यादा प्रिस्क्राइब होती हैं। तो मान लो इसके अंदर 250 दवाई हैं, 250 रेमेडीज़ है मान लो। तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी दुनिया में इस 250 दवाई से आप सबको सही कर डालोगे, पर रेमेडी यही ज़्यादातर प्रिस्क्राइब की जाती हैं, ज़्यादातर लोगों ने इन्हीं को अच्छे से पढ़ा है। इस वजह से डॉक्टर एलन ने इसको, इन 250 रेमेडीज़ को इस बुक के अंदर डाल दिया। हैं अपने पास 5000 दवाइयाँ, ठीक है। उनमें से 250 दवाइयाँ एक तरह से मान के चलो काइंड ऑफ है पॉलीक्रेस्ट हैं, ठीक है। फिर बावल नोसोर्स, और इसके साथ में इस अकेले एडिशन के अंदर उन्होंने रिपर्टोरियल इंडेक्स भी डाल दिया, मतलब
एलन का ही रेपर्टरी सेक्शन, जिसको आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो। ठीक है, फिर पब्लिशर्स के आप सबसे पहले बुक को पढ़ने के लिए सबसे एक चीज़ समझो कि हमें हमेशा बुक को शुरू से पढ़ना है। कितने लोग इसको शुरू से पढ़ लेते हो? पहला पेज, प्रीफेस, पब्लिशर्स नोट, सारी चीज़ें पढ़ते हो? कितने लोग हो? पलक अकेली लड़की है, सोचो। और कितने लोग हो जो सारी चीज़ें इसके पढ़ते हो स्टार्टिंग से? एग्जैक्टली एलन बोलना क्या चाहता है, उसका कहने का अर्थ क्या है? 5-6 लोग ही हो। चलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आपको दिखाऊं अगर, तो एलन की नोट के अंदर मेन चीज़ क्या दे रखी है पब्लिशर ने, सब ने, कि इसका जो प्रिसीजन पार्ट है ना, कि की नोट इतने अच्छे तरीके से उन्होंने पूरी 20-25 पेजों से निकाल के 2-3 पेज में उन्होंने रखा है ना, उसको प्रिसीजन से बोला है। और कॉम्प्रहेंसिवनेस मतलब ऐसी चीज़ जो हम आसानी से समझ पाए सबसे अच्छी लैंग्वेज में। एक चीज़ उन्होंने बोली है, ये हाईलाइटेड पार्ट को समझो, कि प्रीवियस एडिशंस और इस एडिशंस में फ़र्क उन्होंने ऐसा बोला है पब्लिशर में कि दे डू नॉट फॉलो ईच अदर इन अ लॉजिकल सीक्वेंस। सिम्टम्स का कोई भी ऑर्डर नहीं था, रैंडमली प्लेस थे। ठीक है, और अपन ने क्या समझाया, कलकत्ता वालों ने क्या समझाया है, क्यों वो ब्लू वाली को यूज़ करते हैं? बिकॉज उसमें जो अरेंज सिम्टम्स हैं वो अकॉर्डिंग टू उनकी इंपॉर्टेंस है। जो सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम उस मेडिसिन का है वो सबसे ऊपर रखा है। ठीक है, इसीलिए 10th एडिशन में जाके उन्होंने माइंड, हेड, ऐसे करते करते उसको अरेंज कर दिया, अरेंजमेंट उसका चेंज कर दिया। ठीक है, जिससे कि थोड़ा सा क्लासिफाइड होता है, थोड़ा सा मैनेजमेंट या फिर उसका बोलो सिस्टमेटिक तरीके से अपन उसको पढ़ पाएँ। ठीक है, तो मेनली जो इस चीज़ को समझेंगे ना अगर एलन की नोट को, तो ये हमेशा पैथोजेनेसिस उसका जो ड्रग का है या उसका सिम्टम है, जो उसका मेन की नोट है, उस पर बेस्ड है। ठीक है, उसमें हम लोग हमेशा इस तरीके से पढ़ना चाहिए एलन की नोट को, कि हमेशा हम लोग उसको कंपेयर कर पाएँ दूसरी रेमेडीज से, साथ ही साथ उसको समझ पाएँ उस रेमेडी में क्या यूनिक है जो दूसरी में नहीं है। ठीक है, इस तरीके से उसको हमें हमेशा हमेशा समझना है। द डिफरेंस बिटवीन दिस एडिशन एंड द प्रीवियस एडिशन इज द सिम्टम्स हैज बीन रीअरेंज्ड, दे आर नाउ ईच अदर इन द लॉजिकल सीक्वेंस। तो ये सब चीज़ें बस मैंने हाईलाइट पार्ट पे इसलिए समझा दी कि आप जब घर पे खुद पढ़ोगे ना इस बुक को, तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए कि एग्जैक्टली बुक कहना क्या चाहती है, किस काम की बुक है। ऐसा नहीं है कि यही बुक सारी चीज़ों को सॉल्व कर देगी। तो ये देखो, इसमें एक लाइन क्या लिखी है कि एक स्टूडेंट के लिए जो दिक्कत होता है ना, लाइफ टाइम वर्क है, लाइफ टाइम वर्क ऑफ द स्टूडेंट ऑफ होम्योपैथिक मैथमेटिका इज कांस्टेंट कंपैरिजन एंड डिफरेंशिएशन। समझ गए? हमेशा डिफरेंशिएट करना है एक दवाई को दूसरी दवाई से, तब जाके उसकी सिमिलैरिटी सिम्टम्स भी याद होंगे और डिसिमिलर सिम्टम्स भी याद होंगे। 2 और मोर मेडिसिनल एजेंट्स, एटलीस्ट इतना तो करना है। फिर उन्होंने की नोट्स क्या हैं उसका समझाने की कोशिश करी है। तो ये था बेसिक प्रीफेस। अगर मैं अब तुरंत आपको मेडिसिन ना ले जाऊँ थोड़ा सा और, सुभाष सिंह सर ने क्या उस चीज़ को बोला है। सुभाष सिंह सर कौन जानता है कौन है? तो डॉक्टर सुभाष सिंह सर जो है वो NIH कलकत्ता के मेन डायरेक्टर हैं, मेन प्रिंसिपल जिसको अपन बोलते हैं, जो मेन देख रेख करते हैं सारे NIH का, वो सबसे बड़े डायरेक्टर हैं। वो आज भी पढ़ाते हैं। उन्होंने एलन कीनोट के लिए एक अलग से एक बुक निकाली थी, प्रिस्क्रिप्शन ऑन कीनोट सिम्टम्स और कीनोट मेथड ऑफ प्रिस्क्रिप्शन को सिंप्लीफाई करने के लिए, समझाने के लिए। तो उसमें उन्होंने थोड़ा सा समझाया कि एक्चुअली में एलन कीनोट आई कहाँ से। कौन बता सकता है एलन कीनोट कहाँ से आई है? कौन इसके पापा हैं, कौन क्या है? HC एलन ने कहाँ से चुराया सारा डेटा? एनीवन? यू हैव 30 सेकेंड्स। एलन कीनोट कहाँ से आई है? HC एलन ने कहाँ से लिया है? हेरिंग्स गाइडिंग, यार गलत। गढ़नी, गढ़नी बालकृष्ण, गढ़नी से आई है। चलो पढ़ते हैं, अपन बताते हैं। ठीक है, शुरुआत में कुछ नहीं है। उन्होंने यही बोला है कि जो लोगों की इंग्लिश अच्छी नहीं है, या जिन लोगों की मदर टंग इंग्लिश में नहीं है, या थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आती है उनको समझने में, तो ये वाली जो बुक है ना, वो उन्हीं लोगों के लिए है जिनको समझने में नहीं आएगा इंग्लिश के जो शब्द इसमें यूज़ किए गए हैं, जो नोमेनक्लेचर पुराने ज़माने में लोग, उस ज़माने में कुछ वर्ड्स यूज़ कर देते थे ना, इडियोसी, इंडोलेंट, है ना, सकम्ड, वो शब्द उस ज़माने में चलते थे जो आज के ज़माने में कोई यूज़ नहीं करता। उसको इन्होंने डिफरेंशिएट किया कि एलन कीनोट में वो उसका मतलब क्या है, इस बुक के अंदर दे रखा है। तो आप जब भी एलन कीनोट पढ़ोगे तो ये हाथ में अगर आपके एलन कीनोट है, तो इस साइड में आपकी सुभाष सिंह सर की बुक होनी चाहिए, कि जब भी आपको डिफिकल्टी होगी तो गूगल नहीं करना है, सीधे उस बुक से पढ़ने का। ठीक है, तो बस थोड़ा बहुत उन्होंने और बताया कि कैसे कंपैरिजन कर सकते हो इस बुक को यूज़ करके। और एलन कीनोट फ्रॉम मास्टर्स ऑफ डॉक्टर SK दुबे नो द यूटिलिटी एंड क्लिनिकल एप्लीकेबिलिटी ऑफ द बुक डिपेंड्स मेनली ऑन कंपैरिजन। मतलब कि दुबे साहब
जो उस ज़माने के सबसे बड़े मास्टर थे, आज भी हैं, तो वो हमेशा इस चीज़ के समझते थे कि एलन स्कीनोट को कभी भी ऐसा नहीं पढ़ सकते कि आपने अभी ए से मान लो आर्ट एकोनाइट उठाई है, एकोनाइट पढ़ दी और बुक बंद कर दिया, है ही नहीं तरीका पढ़ने का ये। उसको पढ़ने का ये एक ही तरीका है, उस बुक को तुरंत की तुरंत अपन कंपेयर करके पढ़ें, चाहे 1 घंटा लगे, पर पढ़ने का तरीका वही है, क्योंकि आप फिर उस दवाई को भूल जाओगे जो आपकी शुरुआत में दिक्कतें थी ना सबकी, कि हम भूल जाते हैं, तो यही थी। ठीक है, अब आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं मेन। तो जो गर्नी है ना, तो इट इज मेथड फॉर एच एन गर्नी इज बीइंग क्रेडिटेड टू बी द फाउंडर, ही इज द फाउंडर ऑफ कीनोट मेथड। गर्नी ने हैनेमन का जो तरीका था प्रिस्क्रिप्शन देने का, उसको थोड़ा कंपाइल किया, कंसाइज किया, और एक शब्द दे दिया कीनोट, कीनोट प्रिस्क्रिप्शन। तो उन्होंने इसकी फाउंडेशन रखी और HCLN ने उनसे और नीचे जाके उसको अरेंज किया, है ना, क्योंकि गंडनी के बहुत बड़े सिम्टम्स, बहुत ज़्यादा सिम्टम्स थे और ज़्यादा लिखा था, तो उन्होंने और छोटा छोटा करके मेन उसका एसेंस निकाल के इस बुक के अंदर डाल दिया। तो आज आपको पता चल गया ना, गंडनी है इसके फाउंडर, स्टुअर्ट क्लोज। और इससे पहले भी जो डॉक्टर गंडनी सिंपली इन्वेंटेड अ न्यू नेम फॉर द ओल्ड हैनेमेनियन आइडिया। ठीक, फिर द रियल कीनोट सिस्टम आर थॉट एंड प्रैक्टिस्ड बाय द लेट एच.एन. गर्नी बट परवर्टेड बाय मैनी। मतलब वो जिस तरीके से यूज होता था ना, बहुत सारे लोगों ने उसको गलत तरीके से यूज करके उसका नाम खराब कर दिया। ये स्ट्रिक्टली हैनेमन है, उस समय उन्होंने ऐसी बात कर ली थी कि हैनेमन से अलग होके कुछ और ही एक अप्रोच है, कुछ और ही एक मेथड है। ठीक है, जबकि ये ऐसा बताना चाह रहे हैं। तो फंडामेंटल जैसे टोन होती है, एक अपन सितार सितार गाना है, उसका एक कीनोट होता है ना, ए माइनर, बी माइनर, एफ मेजर, ई मेजर, एक जो ट्यून बजाते हैं, वो ट्यून बजाएंगे तो वैसी ही धुन निकलेगी। वो धुन अपन को समझ में आ जाएगा कि कौन सी धुन है, एग्जैक्टली कहाँ से ये धुन निकल के आ रही है। तो जब पेशेंट का वो कीनोट निकलेगा ना, तो हम समझ जाएंगे ये धुन किस तरफ जा रही है। वो कीनोट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो जो सिर्फ और सिर्फ उसी में मिलेगा। तो ये क्या है, फंडामेंटल और सेंट्रल आइडिया, जिसको हम जीनियस भी बोलते हैं। तो इन्होंने इसको जीनियस के नाम से भी समझाने की कोशिश की है, डॉक्टर सुभाष सिंह सर ने ऐसा बताया। ठीक है, ये मैं शॉर्ट में इसलिए आपको फटाफट पढ़ा रहा हूँ क्योंकि अपन फिर मेडिसिन पढ़ेंगे। ये नॉलेज आपको होनी ज़रूरी है कि कीनोट है क्या, इसको पढ़ना कैसे है, इसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, तो जो भी डिफिकल्टीज आती थी ना, तो उसको ओवरकम करने के चक्कर में, ये कैरेक्टरिस्टिक चीज़ों को याद करने के चक्कर में उन्होंने इसको क्या यूज़ किया, व्हेन अप्लाइंग दीज मेडिसिन टू द सिक पर्सन्स इट इज़ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स which are to be sought in the patient, and if these symptoms are found in the patient, rest of the symptoms will fall in line. It is these called as keynotes. इसका मतलब ऐसे समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने आपके लिए एक डायग्राम बनाया। तो मान लेते हैं ये कीनोट है, ये समझो ये कीनोट है। अब इस कीनोट से अगर आप पीछे की तरफ देखोगे तो दूसरे के दूसरे जितने भी सिम्टम्स है ना, अदर सिम्टम्स विल फॉल इन द लाइन ऑफ दैट कीनोट। ठीक है, इसको मैं दूसरे कलर से अगर आपको दिखाऊं, तो मान लो ये एक सिम्टम है, ये वाला एक सिम्टम है, ये वाला एक सिम्टम है, ये वाला एक सिम्टम है, ये अलग अलग छोटे छोटे सुपरफिशियल सिम्टम है, पर ये कॉन्जॉइंट होके ना उस कीनोट में ही फंस रहे हैं। तो मान लेते हैं ट्रेमर जेलसीमियम का कीनोट है, ठीक है, या टेंशन एकोनाइट का कीनोट है। तो यहाँ पे भी ट्रेमर मिल रहा है, इधर भी ट्रेमर मिल रहा है, इधर भी ट्रेमर मिल रहा है, इधर भी ट्रेमर मिल रहा है, अपन समझ नहीं पा रहे क्या है। तो दैट इज अ कीनोट, दैट इज अ प्री डोमिनेटिंग सिम्टम दैट इज प्रेजेंट एज अ जनरल, उसकी फुल बॉडी में वो प्रेजेंट है। तो ये सारे सिम्टम्स जितने भी है ना, वो उस कीनोट में लाइन कर ही जाएंगे। तो यदि आपने कीनोट को पकड़ लिया ना, तो आपने मेन रेमेडी का एसेंस पकड़ लिया। इसको थोड़ा डायग्राम से समझो कि ये मेनली मैंने आपको समझा रखा वाइटल फोर्स है, ये रेड कलर की। ठीक है, यहाँ से वाइटल फोर्स ने कितने सारे सिम्टम्स निकाल डाले, ये भी हो रहा है, 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 ये भी हो रहा है। पर ऐसे कुछ सिम्टम जो प्री डोमिनेंट थे, वो थोड़े बाहर की तरफ अपन को आते चाहिए देखना। एफोरिज्म नंबर अगेन 6, बेहतरीन प्रिजुडाइज ऑब्जर्वर, कीन ऑब्जर्वर। इसकी आंखें ऐसी होनी चाहिए ना जो तुरंत इन कीनोट सिम्टम को पकड़ पाए, और बस ये 3 कीनोट सिम्टम्स लेके 3 लेग्ड स्टूल से अपन सीधे सटाक अंदर जाके उस रेमेडी की तरफ जा सकते हैं। एक तो मैंने तरीका क्या बताया था, एक था आपका केस टेकिंग का, कि धीरे धीरे उसकी केस टेकिंग करो, अच्छी केस टेकिंग करो, अंदर तक जाओ और उस रेमेडी को ढूंढो। और यदि आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी है तो आप इस तरीके से भी प्रिस्क्राइब कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड एज कीनोट प्रिस्क्रिप्शन। आया समझ में मोटा मोटा आइडिया। ठीक, अब डॉक्टर कैंट बोलते थे, कैंट ने बहुत ख़राब बोला था कि ये कीनोट प्रिस्क्रिप्शन बहुत वाहियात है, इससे लोग वह गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कीनोट प्रिस्क्रिप्शन बहुत ही
गलत तरीके से ले रहे हो। जब तक इसके अंदर पूरी जनरल स्टेट ना मिल जाए ना, तब तक इसको कीनोट मत बोलो। तो डॉक्टर कैंट का तरीका ये था, कहने का ये था कि कैंट अपने हिसाब से जो कीनोट यूज करते थे उसमें एक जनरल स्टेट ढूंढ लेते। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, ट्रेमर सब जगह प्रेजेंट है एज एन जनरल, तो वो कीनोट है, एंड देन आई विल गो विद दैट रेमेडी। ऐसा नहीं कि बस एक सिम्टम मिला आपको, एलिमेंट्स आफ्टर वैक्सीनेशन और थूजा पकड़ा दिया। एलिमेंट्स आफ्टर वैक्सीनेशन में सल्फर भी है, एलिमेंट्स आफ्टर वैक्सीनेशन में साइलिशिया भी है। तो यू हैव टू थिंक अबाउट द जनरल पार्ट, जनरल में क्या सब जगह है जो कॉमन है, जो मैं आपको शुरू से समझा रहा हूँ। ये एक और बार मैंने आपका रिवीजन कर दिया। तो गर्नी ने क्या बोला, कीनोट या कैरेक्टरिस्टिक्स एक ही चीज़ है। तो जो एफोरिज्म नंबर 153 में कैरेक्टरिस्टिक्स चीज़ को समझाया है ना, वो यही समझाया कि कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स को आपको देखना है, पिक्यूलियर सिम्टम्स या सिंगुलर सिम्टम जो उस रेमेडी का है। तो कीनोट और कैरेक्टरिस्टिक एक ही चीज़ को डॉक्टर गर्नी ने समझाने की कोशिश करी है, ठीक है। तो जब भी आप उसको देखोगे ना, तो पूरे केस के अंदर मालूम पड़ेगा कि वो चीज़ कॉमन थी, पर नॉट 100%। और आखिरी में डॉक्टर हेरिंग ने ये बोला कि ये जो कीनोट मेथड है ना, 3 लेग्ड स्टूल है, कि ये अगर स्टूल है ना तो इसके 3 पैर होंगे एटलीस्ट, मिनिमम। मैं लीस्ट की बात कर रहा हूँ, असली स्टेबिलिटी तो 4 स्टूल में आती है, पर एटलीस्ट 3 लेग होंगे ना, तो ये स्टेबल स्टूल हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये स्टेबल स्टूल हो जाएगा तो एटलीस्ट इस पे आप बैठ पाओगे। 100% श्योरिटी नहीं है, पर बैठ पाओगे, ठीक है। इसमें लीस्ट लिखा हुआ है, इसको पढ़ो, लीस्ट 3 लेग्स। तो ये आपको मोटा मोटा आइडिया समझ में आया। कीनोट्स क्या है, सिंपली सजेस्टिव है, ये चीज़ क्लियर हो चुकी है, ये पढ़ लीजिए। बोथ गर्नी एंड एलन मेड वन थिंग क्लियर, दैट कीनोट्स आर सिंपली सजेस्टिव, वी कैन सजेस्ट दैट रेमेडी, वी कैन नॉट बी श्योर शॉट। तो समरी क्या समझ में आई कीनोट पढ़ने की, कि एटलीस्ट 3 कीनोट्स या कैरेक्टर सिम्टम्स होने चाहिए, टिक। कीनोट से पूरी रेमेडी तक आप जा सकते हो, टिक, इफ वो कीनोट आप ढंग से परसीव कर पाए, वो आंखों से देख पाए। कोई भी मिस इंटरप्रिटेशन नहीं होना चाहिए इसमें, नहीं तो फिर रेमेडी गलत हो जाएगी। और कैंट के अकॉर्डिंग कीनोट्स के साथ में आप जनरल्स भी देखो, मतलब या तो मेंटल जनरल्स या फिजिकल जनरल्स, जैसा भी है, देन इट इज़ हेनेमेनियन तरीका, जो हम होम्योपैथी में बोलते हैं ना, श्योर शॉर्टी का। तो ये मैंने आपको अभी 10 से 15 मिनट में इसलिए फ्री किया इसको समझाने का, जिससे कि आप एटलीस्ट इतना समझ लो हम एलन कीनोट की इंपॉर्टेंस क्या है, उसको पढ़ते कैसे हैं। अब हम आराम से इस रेमेडी को पढ़ते हैं। तो आज की रेमेडी हमारी एथूजा है। कौन बताएगा एथूजा के बारे में, क्या क्या पता है किसको एथूजा के बारे में, बताओ। प्रिया, आप आज नए आए हो, बेबी आप बताओ। हाँ रोशनी, आप बोलो। सर, बच्चों में जो वॉमिटिंग होती है, कर्ड लाइक वॉमिटिंग, उसके लिए अच्छी होती है। कर्ड लाइक वॉमिटिंग होती है, और सर किसी भी फॉर्म में अगर मिल्क लेगा तो वो वॉमिट कर देगा। मिल्क लेगा तो वॉमिट कर देगा, अगेन वॉमिटिंग आ गई, और कोलेरा इन्फेंट। डेंटिशन के टाइम भी, समर में डेंटिशन के टाइम अच्छा, अगर वॉमिटिंग वगैरह होती है। ओके, और डेंटिशन पे भी वॉमिटिंग हो रही है, मिल्क पे भी वॉमिटिंग हो रही है, और सर थर्स्ट रेमेडी है, हाँ थर्स्ट लेस्ट मतलब रेमेडी है सर, उसको मतलब थर्स्ट एब्सेंट रहती है। ओके, और सर आप लोग कहाँ एपिलेप्सी। से आओ, वेरी गुड, एपिलेप्सी, और सर लीनिया नेबेलिस मिलेगा। क्या होता है लीनियर नेबेलिस, सर वो बोलो, पढ़ तो लिया। कैसा दिखेगा उसका थिक कर्ड जैसा वॉमिटिंग, और कोई, प्रिया, यू वांट टू ऐड समथिंग, यस सर। बोलो। इरप्शन रहेंगे सर, हर पेटी की इरप्शन, एंड ऑफ नोज। बुक तो नहीं खोली बुक तो नहीं खोली, हाँ नहीं सर। पक्का, वेरी गुड। यस सर। याद है तुमको इतना पिक्यूलियर सिम्टम उसका, तो मालूम है पूरी मटेरियल मेडिका में एक ही दवाई है बस जिसमें ऐसा है, हार्पेटिक इरप्शंस ऑन नोज। चलो पढ़ते हैं एथूजा को थोड़ा सा। तो अम्बेली फ्री फैमिली की है, मैं एक जनरल आइडिया देता हूँ अम्बेली फ्री फैमिली का। तो अम्बेली फ्री फैमिली एक इंजुरी की फैमिली है, जिसमें बस इंजुरी मेन मार्क्ड होती है, जो होती है आपकी अनएक्सपेक्टेड।
या तो अनएक्सपेक्टेड होगी और वायलेंट होगी। जैसे कोई ने आपको पकड़ के मार डाला सडनली, आपको कुछ आइडिया नहीं था, एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी, कोई भी एक सडन अनएक्सपेक्टेड इंजरी होना। एग्जाम्पल में रेप का बोला जाता है कि एक इंसान नॉर्मल चल रहा है, सब चल रहा है, एकदम से उसको पकड़ के रेप कर दिया, उसके संग वायलेंस कर दी गई हो, वायलेंस, अनएक्सपेक्टेड इंजरी, मार दिया, लेथार्जिया, मतलब उसको पूरा का पूरा बदनाम करना। इन ऑल दिस पार्ट एक एग्जाम्पल में बताया मैंने, देयर कैन बी डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑल्सो। एक मोटा मोटा थीम बोल रहा हूँ, अभी अपन फैमिलीज नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि अभी बेसिक क्लियर करेंगे ना फैमिलीज पे, फिर जाएंगे धीरे धीरे करके। अभी लेवल 1 एंड 2 की क्लास है आज, ठीक है, फूल्स पार्सली एंड ऑल दिस थिंग्स। अब जब भी आप एलन स्किनोट पढ़ोगे ना, सो ट्राई टू ऐसा पढ़ने की कोशिश करना। ये फोटो लगाया ना मैंने इसके ऊपर, या मैंने ड्रॉ किया है, और मैं अभी बताते जाऊँगा कंपैरिजन भी कैसे करते आना है। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन रेड वाली बुक के अंदर दिख जाता है अपन को कि भाई यूजली बच्चों की दवाई है, तो इसमें मतलब दिमाग में ऐसा करना कि अब मेरे पास पीडियाट्रिक्स का एक केस आ रहा है, अपने आप को डॉक्टर समझ के ही पढ़ो कि एथुजा पढ़ रहा हूँ, इसका मतलब एक ऑन्डेसेट्रॉन एलोपैथिक की ड्रग आती है, अपने वॉमिटिंग में देते हैं ना ऑन्डेसेट्रॉन, तो ये ड्रग एलोपैथी में है और एथुजा की मेरे पास है, इतना याद रखो। जैसे एपिकॉक की अपने पास होती है, मैं ये नहीं कह रहा स्पेसिफिक याद करने के लिए कि इस दवाई से हमको उसके फिजिकल्स क्या याद आएंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये बच्चों के केस में है तो स्पेशली फॉर चिल्ड्रन ड्यूरिंग डेंटिशन इन हॉट समर वेदर। तो तुरंत यहाँ पे एक सूरज बना लिया, ठीक, सूरज बना लिया, छोटा सा बच्चा है, मतलब 1-2 साल का ही है, 1-2 से 2 साल का बच्चा है, इन्फेंट भी हो सकता है, थोड़ा सा और बड़ा हो सकता है 3 साल तक में, जब डेंटिशन वगैरह शुरू हो जाते हैं इनके, इन्फेंसी की स्टेज के बाद तक के। उस समय डेंटिशन एक चीज़ मिल गई आपको, हॉट समर वेदर मिल गया, ये एग्रेवेशंस मिल गए आपको, एलिमेंट्स मिल गए। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे आप पे आ गए कॉज, एक कॉज आ गया, तो आप अपने कॉज ले लिया, ठीक। हु कैन नॉट बियर मिल्क, एक एग्रेवेशन आइटम आ गया आपके पास, मिल्क भी हो गया। तो ऐसे तोड़ तोड़ के उसको है ना एनालाइज करो उस सिम्टम को। भग के पढ़ लोगे, एक हफ्ते बाद, एक मंथ बाद भूल सकते हो, पर उसको तोड़ के पढ़ लो। अब इडियोसी का मतलब मुझे कौन समझाएगा, इडियोसी का मतलब क्या है? बेवकूफ। बेवकूफ मतलब कैसा? बचपना टाइप्स। तो इडियोसी इन चिल्ड्रन, इनकैपेसिटी टू थिंक और कंफ्यूज। अब तुरंत ये मेंटल जनरल है ना, तो माइंड का अपन तुरंत की तुरंत उसको समझ लेंगे इधर ही। कैसे? ये सुभाष सिंह सर की बुक खोली, उसमें इडियोसी में गए, तो वहाँ पे उन्होंने हेलेबोरस के बारे में दिख रखा है, क्योंकि वहाँ पे हेलेबोरस मार्क्ड है, तो यहीं के अपन ने उस बुक से पढ़ लिया। एक्सट्रीम डेफिशिएंसी इन इंटेलिजेंस, क्यों? कॉमनली ड्यू टू इनकम्प्लीट और एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन, या फिर डेफिशिएंसी यूजली कॉन्जेनाइटल या अरेस्ट ऑफ डेवलपमेंट फॉलोइंग डिसीज और इंजरी। तो या तो कोई ना कोई डिसीज हुई बचपन में, पैदाइशी में, या कोई इंजरी हुई, या कॉन्जेनाइटली माल फॉर्मेशन था, ब्रेन का डेवलपमेंट ही नहीं हुआ। ये तीनों चीज़ मिला के ना ये डेवलपमेंट को रोक देती हैं ब्रेन के। जब ब्रेन के डेवलपमेंट रुक जाएगा तो जो इडियट है, जो इडियोसी है, उसका आईक्यू कम रहेगा। मतलब अगर मैं आपको कोई काम दूं कि ये बुक पढ़ के आना है, इसमें ऐसे एनालिसिस करके आने हैं, तो ये एक नॉर्मल आईक्यू वाला कर लेगा, पर जो बिलो आईक्यू वाला है ना, उसको बहुत डिफिकल्टी आएगी। तो इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है? आईक्यू की कमजोरी, आईक्यू कम होना, इंटेलिजेंस कम होना, डेफिशिएंसी इन इंटेलिजेंस इज इडियोसी। तो इडियट बोल रहे हैं अपन किसी को, इडियोसी जो सिचुएशन समझा रहे हैं वो, ठीक है। तो जो एक टेस्ट होता है बिनेट सिमन इंटेलेक्ट टेस्ट, उसमें क्या होता है, इस ये एज 3 साल से नीचे की देखते हैं, आजकल ये यूज़ किया नहीं जाता है, ठीक है। तो उसमें आप इडियट जो है डिफाइन कर सकते हो उस टेस्ट के अकॉर्डिंग, पर आजकल यूज़ नहीं होता, तो इसको अपन नहीं पढ़ेंगे। तो मोटा मोटा आपने एक आइडिया समझ लिया कॉन्स्टिट्यूशन का, कि कैसा कॉन्स्टिट्यूशन था। जो छोटा सा बच्चा है, मिल्क से उसको दिक्कत होती है, दिमाग से कमज़ोर है, कंफ्यूज रहता है, सोच नहीं पाता है, और गर्मियों में उसको दिक्कतें आती हैं। रेडी हो गई अपनी एक दवाई, ठीक है, आगे चलते हैं। एक बच्चा, इसकी फिजिकल की, अब तुमने ब्रेडा का पढ़ा होगा, मेंटली डॉर्फ है, फिजिकली भी डॉर्फ है। अब ये देखो, मेंटली भी वीक है इंटेलिजेंस में, और देखो फिजिकली भी वीक है, तो ग्रेट वीकनेस, चिल्ड्रन कैन नॉट स्टैंड, अनेबल टू होल्ड अप द हेड। अब क्या है, एब्रोटेनम कौन से पेज पे है? देखो मैंने यहाँ लिख रखा है 9th, और यहाँ सॉरी एथुजा, और एब्रोटेनम है पहले पेज पे।
तो तुरंत रेमेडी के ऊपर उसका पेज नंबर भी लिख दो तो तुरंत रेफर कर पाओगे। मैं ऐसे पढ़ता हूँ कि मैं पूरी रेमेडी उतार लेता हूँ, वहीं की मैं लिख देता हूँ, तो मैं पेज नहीं पलटूंगा, मैं वहां से डिस्ट्रैक्ट नहीं होऊंगा। अब क्या होगा, अभी आप एथुसा पढ़ रहे थे, अभी आप एथुसा पढ़ते पढ़ते जैसे ही आपने देखा कि गर्दन उठा नहीं पाता, ऐसा भारी पड़ती है उसकी गर्दन, इतनी कमजोर है उसकी वीकनेस कि वो गर्दन भी नहीं उठा पाता, खड़े भी नहीं हो पाता, इतनी वीकनेस है। और एब्रोटेनम में भी है। तो अब आप एब्रोटेनम पढ़ने या पहले पेज पे जाओगे तो वहां मालूम पड़ेगा, थोड़ा पढ़ते पढ़ते आपको कुछ और मिला और फिर आप उस कुछ और के टाइम पे चले गए। ऐसे करते करते आप 5-10 रेमेडी पे पहुंच तो जाओगे, पर आप भूल जाओगे एथुसा पढ़ रहे थे और आपका टाइम भी वेस्ट हो जाएगा। तो स्टिक टू दैट पार्ट, वहां से जो पढ़ा इधर ही लगा दो, वहां से जो पढ़ा इधर ही लगा दो, तो अपन ये रेमेडी को एटलीस्ट टाइम से कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन इससे पहले एब्रोटेनम पढ़े, उसका पूरा सिम्टम पढ़ लो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। प्रोस्ट्रेशन विथ स्लीपीनेस, उल्टी के बाद, लेटरिंग करने के बाद या स्पाजम्स के बाद, ये इसके आगे कहीं नहीं दे रखा एब्रोटेनम। इसका मतलब क्या, यहीं की यहीं डिफ्रेंशिएट हो गया कि आपकी जो एथुसा है इसमें जो वीकनेस है वो उसके प्रोस्ट्रेशन की वजह से है, उसका प्रोस्ट्रेशन उस उल्टी और दस्त की वजह से है, उसके बाद वो सो जाता है। ये इसका इंडिविजुअल है, ये एब्रोटेनम में नहीं मिलेगा। ठीक है, एब्रोटेनम में फीवर की वजह से मिल सकता है। तो मेरेस्मस देखो इसमें मिल रहा है अपन को, इसमें मेरेस्मस की दिक्कत है, ये खाने पीने की दिक्कत की वजह से कमजोर है। डिफ्रेंसिएशन, एब्रोटेनम, खाना कम खाता हूँ, कितना भी खाता हूँ लगता नहीं है, एसिमिलेशन की दिक्कत है, इसलिए कमजोर हूँ, इसलिए मैं गर्दन भी नहीं उठा पाता। दोनों पेशेंट आए, दोनों लगातार 7 के केस आ गए बच्चों का। एक बच्चे का केस आया जिसमें वो खाना पीना नहीं खाता, प्रोटीन माल न्यूट्रिशन की दिक्कत है, पीईएम की प्रॉब्लम है और वो गर्दन नहीं उठा पाता, द पेशेंट इज एब्रोटेनम। पर यहाँ पे तो ये उल्टी और दस्त की वजह से कमजोर पड़ गया है, इसको फिजियोलॉजिकली वो दिक्कत नहीं है वाली एसिमिलेशन की, तो दिस इज द एथुसा पेशेंट। आ गया समझ में कितना फाइन डिफरेंस था दोनों पेशेंट के अंदर। तो हमेशा पेशेंट को इमेजिन करो कि तुम तुम्हारे कमरे में बैठे हो, अभी पेशेंट आ रहा है, तो इमेजिन कर रहे हो, सारे के सारे मैं जानता हूँ 27 लोगों में से एटलीस्ट 25 इमेजिनेशन कर रहे हैं। एक पेशेंट आया था, वो कमजोर था, पतला दुबला दिख रहा था और खाना पीना उसकी मम्मी ने बताया खाता नहीं है और पीता नहीं है, कितना भी खिला दो चढ़ता भी नहीं है, इसलिए कमजोर है। और एक माँ बता रही थी कि ये बहुत उल्टी कर रहा है, बहुत दस्त लग रहे हैं इसको और कोलेरा हो रहा है, इसकी वजह से ये कमजोर है और कमजोर होने की वजह से सो भी जाता है, इसकी वजह से दोनों गर्दन नहीं उठा पा रहे। दोनों में चीज सेम थी पर डिफरेंस ऐसे किया। आ गया समझ? तो देखो ये वाला डायग्राम, ये यहाँ से भी वॉमिट आउट कर रहा है, अपने ब्लड वॉल्यूम को कम कर रहा है, वाटर को निकाल रहा है, चाहे वो उल्टी के रूप में निकाल रहा हो चाहे पीछे डायरिया के रूप में। तो यहाँ से भी निकल रहा है, इधर से भी निकल रहा है। इफ आई यूज द रेड पेन, इधर से भी निकल रहा है, इधर से भी निकल रहा है, वाइटलिटी कमजोर और जाके आखिरी में क्या हुआ, स्लीपीनेस आ गई प्रोस्ट्रेशन के बाद प्लस प्रोस्ट्रेशन। ठीक, तो दिस इज द एथुसा पेशेंट। अब और चलो, कंप्लीट एब्सेंस ऑफ थर्स्ट है ही नहीं। अब कौन सी रेमेडी है, एपिस भी है, पल्सेटिला भी है और रिवर्स आर्सेनिक भी है। तो तुरंत एपिस और पल्सेटिला को इधर ही पढ़ लेना, यहीं की यहीं पढ़ लेना कि भाई सब में एब्सेंस है तो सब में फर्क क्या है। तो एपिस की थर्स्टलेसनेस एनासार्का में मिलेगी, एनासार्का जनरलाइज्ड स्वेलिंग मिल रही है, एसाइटिस मिल रही है, पेट पे स्वेलिंग मिल रही है और वहीं के वहीं एसिटिक एसिड भी आ रहा था, पर मेरे को वहां से दूर नहीं जाना क्योंकि फिर वो एपिस एसिटिक एसिड इन सबको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो अपन वहां से फ्लो आउट में निकल जाएंगे। उसकी बगल में लिख लिया कि बस एसिटिक एसिड और एपिस के अंदर फर्क इतना है कि वहाँ फेस में बहुत ज़्यादा वैक्सी चीज़ हो जाती है, एकदम शाइन करने लगता है वैक्स लगा दिया वजह से, और वहाँ पे बहुत सारी थर्स्ट है। तो यहाँ थर्स्ट ज़्यादा है, यहाँ थर्स्ट कम है। एनासार की कंडीशन दोनों में आएगी, पर एसिटिक एसिड में ज़्यादा रहेगी, एपिस में कम रहेगी। एनासार्का की कंडीशन के बारे में वहाँ बात हो रही थी, दोनों के कंपैरिजन। वहीं की वहीं फ्री हो जाओ। एडिमा मिल रहा है तो सीधी बात है, एनासार्का था तो एडिमा भी मिलेगा। अब वो हैंड्स में भी मिलेगा, फीट में भी मिलेगा, ड्रॉप्सी भी मिलेगी, पूरा का पूरा ड्रॉप्सिकल सिचुएशन हो रहा है। तो अब भी क्या, अभी डिफ्रेंशिएट हो गया थर्स्टलेसनेस में। एक पेशेंट ने थर्स्टलेसनेस बोला तो वो उल्टी वगैरह करने के बाद भी थर्स्ट है, इतना उल्टी कर रहा है तो एथुसा है। और एक पेशेंट बोल रहा था कि बहुत पानी की प्यास ही नहीं लगती और पूरी बॉडी में स्वेलिंग प्रेजेंट है, एपिस। उसका जीनियस है स्वेलिंग एडिमा एपिस के अंदर, वो उसका कीनोट है। ठीक है, एडिमा भी मिल गया, वेरी गुड। चलो एपिस हो गया। पल्सेटिला दुनिया कर सकती है इससे डिफ्रेंशिएट। एपिस चिड़चिड़ी है, पल्सेटिला शांत है। एपिस एनिमल है, पल्सेटिला प्लांट है। एपिस चिड़चिड़ा के गुस्सा करके मारपीट देगी, भागेगी, दौड़ेगी, हॉट है, चाहे पल्सेटिला भी हॉट है, थर्स्टलेस है, पर दोनों क्या, शांत है, टिमिड है, बाहर का खाना नहीं खा पाती है, फ्रेश होती है। मैं पल्सेटिला जब पढ़ाऊंगा तो और अच्छे से अपन पढ़ेंगे प्रॉपर उसको विजुलाइज करके। तो दिस इज व्हाट आई से, विजुलाइज
मटेरिया मेडिका, विजुअल्स लेके इमेजिनेशंस में लगाओ अपने। एपिस, पल्सेटिला, एथुसा, तीनों में डिफरेंशिएट इजीली कर दिया है 2-2 पॉइंट्स के साथ। ज़्यादा पॉइंट्स का डिफरेंशिएशन नहीं करना मुझे कि मैं तुमको उसके सेंसेशन से डिफरेंशिएट कर दूं कि एपिस इंसेक्ट है, पल्सेटिला रेनुक्लेसी की है और एथुसा अम्बेलिफरी है। अम्बेलिफरी और रेनुक्लेसी में क्या फ़र्क है, हमने फिजिकल्स पे भी कर सकते हो डिफरेंशिएट, इफ़ मिलते हैं, इफ़ नहीं मिलते। इसलिए मैं आपको सारी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, लेवल 1 से लेवल 5 तक हर एक लेवल पे डिफरेंशिएट हो पाएगा। मेंटल्स पे डिफरेंशिएट, फिजिकल्स पे, मेंटल्स पे, जो केस में बोलेगा वहाँ डिफरेंशिएट होगा। ठीक, फिर से देखो कॉन्स्टिट्यूशन की एक और चीज़ आ गई कि एक्सप्रेशन क्या है। तो ऊपर का कॉन्स्टिट्यूशन तो आपने देख ही लिया, कमज़ोर भी है, गर्दन भी नहीं उठा पा रहा, बेवकूफ़ बच्चा भी है, ठीक है, चिल्ड्रन हु कैन नॉट बियर मिल्क। और फेस के एक्सप्रेशन भी डर का, सहमा हुआ, एंग्जाइटी में, घबराहट का। और वेल मार्क लिनियर नेजालिस, एक लॉन्ग नैरो लाइन ऑन आइदर साइड ऑफ द नोज। अगर मैं ये दिखा रहा हूँ तो ये जो मेरी नाक का हिस्सा देख रहे हो ना आप, तो अगर मेरी पकौड़े जैसी नाक होती ना तो ऐसा बहुत बड़ा ऐसा पकौड़े जैसा होता, ऑरम मेटालिकम का नॉबी नोज होती है एकदम मोटी मोटी, में दिखाऊंगा मैं। लिनियर नेजालिस ऐसी एक प्रोमिनेंट लाइन होगी। अब इतना व्यक्ति उल्टी कर रहा है, दस्त कर रहा है, इतना कमज़ोर हो चुका है, तो इतने में तो आपकी मुंह सूख ही जाएगा ना। तो ये भी देखो मैंने ये आपको जो निकाली है ये वहाँ से निकाली है बुक, सुभाष सिंह सर से वो लाइन निकाली है। हर्पेटिक इरप्शंस ऑन द एंड ऑफ द नोज का मतलब है टिप ऑफ द नोज। तो ये देखो ये 2 फोटोज हैं, इरप्शंस ऑन द टिप ऑफ द नोज ऐसे दिखेंगे एतुजा के पेशेंट के अंदर, और ये एग्जैक्टली हर्पेटिक इरप्शंस है। देख पा रहे हो सब लोग, क्लियर दिख रहा है ना? दिस इज व्हाट यू विल अंडरस्टैंड एतुजा का। और ये सिंगल रेमेडी है। अभी मैं आपको है ना रूब्रिक हंटिंग करवाऊंगा रेपर्टरी सेक्शन में, जस्ट आधे घंटे के अंदर आप सब लोग एतुजा के रूब्रिक सर्च करने वाले हो। अभी कोई करके नहीं बैठेगा, बालकृष्ण टाइप के लोग अभी नहीं तो बैठ जाएंगे करके तुरंत। चलो फिर जीआईटी की बात करते हैं, इंडाइजेशन ऑफ टीथिंग चिल्ड्रन। ठीक है भैया, इंडाइजेशन हो रहा है, उल्टी हो रही है, आप उससे फर्क नहीं पड़ेगा, आपको इतना मालूम पड़ना चाहिए कि टीथिंग इज द कॉज। ड्यूरिंग डेंटिशन, बच्चे का जब दांत आ रहे हैं, गर्मियां भी हो रही हैं, दोनों चीजें हैं, यदि गर्मियां नहीं भी है दांत भी आ रहे हैं तो और बाकी सिम्टम मिल रहे हैं, यू कैन थिंक ऑफ एथुजा। वायलेंस का याद रखना, इसकी पूरी की पूरी फैमिली में ही वायलेंस बहुत कॉमन है। अब मैं आपको जीनियस भी दिखाऊंगा ना तो उसमें भी आपको दिखेगा कि दिस इज द कॉमन ऑफ एथुजा। सडन वॉमिटिंग ऑफ द फ्रोथी वाइट मिल्क वाइट सब्सटेंस, देखो देखा आपको फ्रोथी, ये है फ्रोथी, इस तरीके का बच्चे के मुंह पे, बच्चे के साइड में कहीं ना कहीं देखने मिलेगा, या माँ आके बताएगी, आपको सामने नहीं भी दिखेगा तो फोटो लेके आ जाएगी। बहुत खतरनाक होती है माँ, या तो वाइट हो सकता है या येलो हो सकता है, ठीक है। जो दही जैसा एकदम कर्ड जैसा फटा हुआ टाइप का चीजी मैटर जैसा मिल्क मिलेगा, उसके बाद पहले फ्रोथ आया, सीक्वेंस फर्स्ट, फिर सीक्वेंस के बाद ये आई। ठीक, अब मुझे कौन बताएगा इसकी किसी और कौन सी रेमेडी है? फटाक, 30 सेकंड है आपके पास। नहीं, 30 सेकंड्स एग्जैक्टली ऐसे ही सिम्टम्स दूसरी रेमेडी में, कोई चीज नहीं करेगा। कौन बोला? बिल्कुल है? बिल्कुल सर बिल्कुल। हाँ क्या बोला? सीधा बेबी, लीडम? सीधा सीधा बेबी। सीना नहीं है, नहीं। चलो टाइम्स अप। पढ़ो कौन सी रेमेडी है। वेलेरियाना, वेलेरियाना कभी सोचा था एक ऐसी दवाई आएगी आपके सामने? और आप एलन स्किनोट सभी पढ़ते हो, बहुत सारे डॉक्टर्स अपने एलन स्किनोट से ही फेमस हुए हैं, वो लोग कितना पढ़ाते हैं, फिर भी आपको याद नहीं था वेलेरियाना 320 पेज नंबर पे दे रखी है ना। इस वजह से अपन कभी जाते नहीं, क्योंकि वहाँ पे पेज पे पहुँचने से पहले ही अपन रिवीजन शुरू कर देते हैं। और ये मैं सच बोल रहा हूँ, अभी मन में आया होगा कि सच बात है, 320 पेज तक तो अभी हम गए नहीं है। जिंगम मेटालिकम के आगे हमने एक्सरे भी नहीं देखी, क्योंकि हम एकोनाइट आर्सेनिक और ABCD पे ही पढ़े रहते हैं। वो तरीका ही गलत है, आई एम सॉरी टू से, बट ABCD तरीका बहुत गलत है पढ़ने का, उनको सिस्टम टाइप पढ़ना चाहिए। वेलेरियाना 320 पे क्या दे रखा है? चाइल्ड वॉमिट्स, अगेन देखो कर्डल्ड मिल्क इन लार्ज लम्प्स, ये लार्ज लम्प्स में निकालेगा, सेम स्टूल्स में भी निकालेगा। और देखो एथुजा को उन्होंने 9th पे दे रखा है कंपैरिजन के लिए, देखिए पढ़ लेना। जैसे ही मदर नर्स करेगी ना, या फिर माँ को गुस्सा आया, ये इसका डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है जो एथुजा में नहीं है। तो आपका डिफरेंशिएटिंग पॉइंट जस्ट उसकी अगली लाइन में होता है, जैसे अपन ने ऊपर पढ़ा था, ऊपर के डिफरेंशिएशन पॉइंट यही मिल गया था कि प्रोस्ट्रेशन के संग नींद मिलनी चाहिए। और ये अभी जंबल्ड वर्ड्स को मैं पूरा अरेंज करके आपके सामने समरी और केस की तरह रखने वाला हूँ, बस 5 मिनट में, ठीक है। लार्ज लम्स में किया, स्टूल्स में भी लम्स मिला वेलेरियाना में,
और एथूजा दोनों की दोनों कितनी क्लोज रेमेडी निकलेंगी। आप बोलोगे थिक कर्डी स्टूल्स है, भूल जाओगे दूसरे सिम्टम्स लेने के बारे में, फटाक एथूजा दे दोगे। डेंटेशन नहीं मिला, समर ड्यूरेशन नहीं मिला आपको, प्रोस्टेशन नींद नहीं मिली, अभी 3 लाख स्टूल तो नहीं बनाया आपने और ऐसे प्रिस्क्राइब कर दिया सिंगल रेमेडी पे। इसीलिए कैंट और सब लोग डिस्कार्ड करते थे कीनोट प्रिस्क्रिप्शन को कि आप लोग ऐसा गलत यूज करते हो। ये 3-4 सिम्टम्स मिलने ही चाहिए। कीनोट प्रिस्क्रिप्शन ये है, कलकत्ता मेथड इज दिस, ये फाइन डिसीजन प्रिसीजन होते हैं वहाँ पे। तो ये देखो, जैसे ही नर्सिंग करेगी ना या गुस्सा करेगी तो बच्चे को दिक्कत आएगी और वो ऐसे लार्ज लम्स निकालेगा, तब वेलेरिया की तरफ सोचना। वेलेरियाना के और दूसरे सिम्टम्स भी हैं, जब वेलेरियाना पढ़ेंगे तब और डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। तो रिगर्जिटेशन ऑफ फूड आफ्टर एन आवर सो आफ्टर ईटिंग, कोपियस ग्रीनिश वॉमिटिंग भी मिलेगी। इसकी जो ग्रीनिश वॉमिटिंग है ना, यही इसके कंपैरिजन में एक जगह दे रखी है, ग्रीनिश फ्रूटी स्टूल्स। इनटॉलरेंस ऑफ मिल्क, अगेन ये मिल्क जो है इसका एग्रावेशन है, ठीक है, इसको आप एलिमेंट्स मत लेना। मिल्क से दिक्कत बढ़ जाती है, वो उल्टी कर देता है, उससे बीमार नहीं पड़ता। बीमार पड़ता है डेंटिशन पे, बीमार पड़ता है समर्स में, ठीक है, उसके जनरल्स में। एग्रावेशंस होते हैं मिल्क से। तो हमेशा ऐसे डिफ्रेंशिएट करके तोड़ के उसको समझो कि ये सिम्टम है किस चीज़ का। तो देखो, कोई से ही फॉर्म का मतलब मिल्क क्या होगा, ये कर्ड भी यूज़ नहीं करेगा, ये नॉर्मल मिल्क भी नहीं पिएगा, ये पनीर भी नहीं खाएगा, ये बटर मिल्क भी नहीं पी पाएगा, छाछ। ये बच्चा हो बड़ा हो, अगर ये सब सिम्टम मिल रहे हैं आप दे सकते हो। तो अगेन लार्ज कर्ड्स में निकालेगा, जैसे ही वो उसको लेगा तुरंत उल्टी कर देगा, फिर वीकनेस आएगी, फिर ड्राउजीनेस आ जाएगी। अब ये वीकनेस ड्राउजीनेस को देखो, इन्होंने मैक कार्ब में भी समझाने की कोशिश करी है, पर वो एग्जैक्टली वीकनेस ड्राउजीनेस ना होती हुए कर्ड है। तो मैक कार्ब को देखो ऐसे समझो, ये देखो जो मैंने अभी आपको वाइट दिखाया, ये वाइट फ्रोथी या फिर थिक कर्ड जैसा दिखता है, और ग्रीन वॉमिटिंग। अब देखो ये ग्रीन फ्रेश, इसको देख के छींची मत करना। ये ग्रीन फ्रोथी जो दिख रहा है ना, ये मैग कार्ब का स्टूल है। ये बोलते हैं ना लाइक अ स्कम ऑन अ फ्रॉग पॉन्ड। तो ये फ्रॉग पॉन्ड जो होते हैं ना, इतने गंदे और घिने होते हैं कि इस पे स्कम ऐसे जम जाता है ऊपर की तरफ, और इस तरीके का ही लिक्विड डायरिया टाइप का मैग कार्ब निकालेगा, मैग्नीशियम कार्बोनिकम। पढ़ो। अब यही कंपैरिजन हो गया, तो कितना अच्छे से आपको ने वेलेरियाना से कंपेयर कर लिया उस सिचुएशन में जब वो थिक कर्ड निकाल रहा था। आपने एपिस और पल्सिटेला से कंपैरिजन कर दिया जब वो थर्स्टलेसनेस बता रहा था। एसिटिक एसिड भी वहीं कंपेयर हो गया था। फिर आपने एब्रोटेनम से तुरंत गर्दन को डिफ्रेंशिएट कर लिया था कि एब्रोटेनम तो खाने पीने की वजह से कमजोर है, एथुजा तो उल्टी करने की वजह से कमजोर है। साथ ही साथ कितने सारे छोटे छोटे डिफ्रेंशिएशन कर लिए कि एथुजा आपकी क्लियर हो जाएगी। यहाँ जब आपने लार्ज कर्ड्स की बात करी, मिल्क की बात करी कि मिल्क इंटॉलरेंस, तो मैग कार्ब अपने आप दिमाग में आती है, क्योंकि मिल्क इंटॉलरेंस मैग कार्ब के अंदर भी है, ठीक है। मिल्क पासेस अनडाइजेस्टेड इन नर्सिंग चिल्ड्रन, प्रिसीडेड बाय कटिंग डबलिंग अप कोलिक। ऐसे ऐसे करके ऐसे झुक जाएगा, ऐसा दर्द होगा बच्चे को, या बच्चा हो, टीनेज हो, कोई भी हो। हर 3 हफ्ते की एक इंटरमिटेंसी है, एक पीरियोडिसिटी भी प्रेजेंट है। कितने सारे डिफरेंशिएटिंग फीचर है मैग कार्ब के। स्टूल्स ग्रीन फ्रोथी है, तो झाग उसके अंदर, इसमें व्हाइट झागते या येलो झागते, उसमें ग्रीन झाग है उसमें। तो उन्होंने, और हाँ सबसे बढ़िया एआईपीजीटी वाले बच्चे ये पढ़ लेना, ये आता है एआईपीजीटी में। लाइक्स कम ऑन अ फ्रॉग पॉन्ड कौन सी मेडिसिन के अंदर है, तो मैग कार्ब देख के फटाक से आगे चले जाना। ठीक है, मैं बता देता हूँ। मेरी एमपी में 7th रैंक आई है, मतलब मैंने वो नहीं किया काउंसलिंग, बट एमपी में 7th रैंक आई है 225 मार्क्स पे। तो 7th 8th रैंक स्टेट रैंक मेरी बनी है, तो मेरे को खुशी हुई, पर दुख भी हुआ कि मैंने उसको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया। White tallow-like masses are found floating in stool। समझ में आ गया कि छोटे छोटे मासेस इस तरीके के, ये देख रहे हो आप, छोटे छोटे टुकड़े, खाने का टुकड़ा, अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स इस तरीके के है ना स्टूल्स के ऊपर फ्लोट। ये देखो खाने के अलग से टुकड़े दिख रहे हैं आपको। ये इसको और जूम अगर मैं करने की कोशिश करूं, इफ आई कैन, ओके सी, ये देखो, ये खाने के टुकड़े दिख रहे हैं आपको, कैसे छोटे छोटे टुकड़े हैं। ये इस तरीके के आपको देखने मिलेंगे स्टूल्स में, अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स, ठीक। अब ये तो हो गया एक केस। थोड़ा अब यहीं तक रुकते हैं, थोड़ा भगते नहीं है, 5 मिनट में 2-3 केस
इसी से डिस्कस कर लेते हैं। तो मुझे बताओ, एक केस आप बनाओ, किस तरीके का केस आएगा आपके पास। इन शॉर्ट मैं आपको बोलूं, कॉज क्या था, डेंटिशन कॉज था, हो गया। समर एक कॉज था, मिल्क से एग्रेवेशन था, 3 चीजें मिल गई, 3 कॉज 2 कॉज, इनमें से कोई एक भी कॉज मिला, ओके वेरी गुड। तो ये हो गया कॉज। इसके बाद से डॉक्टर साहब इसको प्रॉब्लम आ गई, एफोरिज्म नंबर 6 अगेन। उसके बाद से 6th 7th एफोरिज्म में कि क्या चीजें इसके बाद से बीमारी आई, वॉमिटिंग हो गया या डायरिया हो गया, या एक केस है, एक पेशेंट सिर्फ इसी चीज के लिए आया था, वॉमिटिंग और डायरिया का लेके, जो कॉमन आएगा आपकी जनरल प्रैक्टिस जो शुरू होने वाली है ना इस मंथ से, वो ऐसा केस आएगा। स्पाजम्स भी आएंगे, क्योंकि सीधी सी बात है आपकी बॉडी में से पानी चले गया है, तो पानी की कमी होने की वजह से मसल्स में क्रैम्प्स आते हैं, स्पाजम्स आते हैं, पर स्पाजम्स इस रेमेडी का भी फीचर है। अब वॉमिटिंग डायरिया दुनिया को होती है, समर में डायरिया सबको होता है, इसमें फर्क क्या है, आप ही कॉमन सिम्टम है, लू लगती है गर्मी में, सब लोगों को डायरिया होगा, सबको अतूजा नहीं पकड़ाओगे। जो उनकी वॉमिटिंग और डायरिया होगा उसमें फोमी होना चाहिए, फ्रोथ होना चाहिए, वाइट होनी चाहिए, थिक होनी चाहिए, कर्डल टाइप की होनी चाहिए, और सबसे गजब बात तो वो बिल्कुल भी खाना नहीं खाएगा। इतनी उल्टी दस्त करने के बाद तो आप कोई ना कोई आप खाना खाते ही हो, ठीक है। आए तो इतना जब आप खाना खाते ही हो, कुछ ना कुछ करते हो, या बच्चा खाएगा पानी पी लेगा, पर ये बच्चा पानी भी नहीं पी पाएगा, खाना भी नहीं खा पाएगा, ठीक है, इसको समझ लिया आपने। अब इसके बाद प्रोस्ट्रेशन भी आएगा, ड्राउजीनेस भी आएगी, बहुत ज्यादा, इतनी ज्यादा कि अनएबल टू होल्ड हिज हेड। तो ये जो पॉइंट्स है ना, ये जनरल से एक कॉमन चीज से अनकॉमन तक आपको लेके जाते हैं, ये की नोट्स होते हैं। अनएबल टू होल्ड इट्स हिज हेड। तो ये देखो एक केस था, ये केस आपका सॉल्व हो गया, क्योंकि आपने उसमें देखा स्लीपीनेस थी, प्रोस्ट्रेशन, ड्राउजीनेस, वॉमिटिंग, डायरिया, तो ये सीक्वेंस थी। ये कॉज से लेके हम नीचे नीचे आए, उसकी कॉज से देख के क्या देखा, पैथोलॉजी, क्या पैथोलॉजी थी, तो लेवल 1 से हम लेवल 2 तक आए, हमने उसके PQRS समझे क्या थे, एंड हमने रेमेडी प्रिस्क्राइब कर दी। तो ये एक केस हो गया हमारा क्योर्ड। तो एतुजा का केस आज से एक भी मुझे व्यक्ति नहीं चाहिए इन 27 लोगों में जो एतुजा का केस क्योर ना कर पाए इस चीज़ों को देखकर भी। दूसरा क्या हो सकता है, एपिलेप्सी का। अब एपिलेप्सी अब पढ़ते हैं, ठीक है। तो एक जो हो सकता था एतुजा का केस, वो हमने केस सॉल्व कर दिया। अभी ये डरना मत के एतुजा में 1 लाख सिम्टम है तो हम क्या कर देंगे, ये 2 मेन आएंगे आपके पास। एपिलेप्सी भी जनरल प्रैक्टिस में कभी कभी आ जाते हैं जो एलोपैथी जिंदगी में सही नहीं कर पाती, और दूसरा डायरिया वाले केसेस। हर्पिटिक इरप्शंस ऑफ नोज, ये एक कंफर्मेटरी फीचर मान लो, या कोई हर्पीस की नोज को ही लेके आ जाएगा तो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, सिंगल रेमेडी है, प्रिस्क्राइब कर देना, देख लेना कुछ और मिल रहा है नहीं मिल रहा है, यू कैन प्रिस्क्राइब द रेमेडी। अब दूसरा केस देखते हैं, ठीक है, सिंपल सा, इसका सिंपल सा यूनिक ही है, जो तुम्हें अच्छे से याद है, बहुत सारे लोगों को याद है। ऐसे कड़क हाथ पैर कर लेगा बच्चा एपिलेप्टिक स्पाजम्स में, क्लेंच थम्स के साथ, ठीक। आंख जो है उसकी नीचे की तरफ चली आएगी, यूजुअली ऊपर की तरफ होती है, उसकी आंखें नीचे रहेंगी, फिर यहाँ पे भी फोम निकलेगा, वो भी एपिलेप्सी में कॉमन है, ठीक। प्यूपिल्स एक फाइन पिन पॉइंट हो जाएंगी, मुंह से झाग निकल रहे हैं, जबड़ा कड़क हो जाएगा, जैसे इस बच्ची का देख रहे हो जबड़ा कड़क हो चुका है, क्योंकि मसल्स वहां पे भी तो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस जा रहे हैं। गौरव भाई, क्लेंच थम्स रहेंगे, फोम रहेगा माउथ में, पल्स स्मॉल, हार्ड और क्विक। अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो ज़्यादा लोग छोड़ देते हो, क्या, अपन कभी भी छूते नहीं है पेशेंट को। डॉक्टर गजानन दानिपकर एक इमरजेंसी डील करने वाले डॉक्टर हैं, बहुत शानदार। यहाँ पे वो रेगुलरली इमरजेंसी केसेस को डील करते हैं। इमरजेंसी केसेस डील करने की वजह से क्या होता है कि उनके पास पेशेंट्स जो है ना इतने आने लगते हैं, इमरजेंसी डिपार्टमेंट वाले और सर्जन्स वाले लोग उनसे चिड़चाने लग गए कि हमारे जितने भी केसेस हैं, हम जिस पे 50,000 रुपये चार्ज करने वाले होते हैं, उनसे पहले है ना ये हमारा केस सही करके हमारा पेशेंट को भगा देता है। तो ही ऑलवेज सेज चेक द पल्स, पेशेंट को टच करो, पेशेंट को छुओ, देखो कि उसकी पल्स कैसी है, हार्ड है, इंटरमिटेंट है, रेगुलर है, तो आपको एक कंफर्मेटरी चीज़ मिल जाती है। अभी तुम्हारे सामने यही अतुजा का पेशेंट एपिलेप्सी में है, ये इमरजेंसी कंडीशन है आपकी, वो नहीं बोल पा रहा, वो प्रोस्ट्रेशन प्रेजेंट है, वो सो रहा है, एपिलेप्सी के बाद वो भी सोएगा, वो जीनियस है उसका। तो अब बताओ अब क्या करोगे,
तुम्हें नहीं बोल रहा है वो डेंटेशन के टाइम पे, तुम्हें नहीं बता रहा वो, क्योंकि ये एडल्ट का केस भी हो सकता है ना। तुम्हें नहीं बोल रहा वो कुछ भी, समर डेंटेशन, वो मिल्क भी नहीं पिया, उसको बस आ गया, उसकी वाइटल फोर्स डिरेंज हो गई थी, सेंसेशन मेथड का केस था। पल्स छू लो, स्मॉल देखो, पल्स स्मॉल है, हार्ड है, कड़क है और जल्दी जल्दी जा रही है। पेशेंट पड़ा हुआ है, जाग है, ऐसे क्लंच किए थे, आंखें देख लो खोल के, ऐसे आंख बंद रहेगी ना, ऐसे आंखें खोल के देख लेना, दिख जाएगी नीचे की तरफ है कि ऊपर की तरफ। दिस इज द एतुजा, प्रिस्क्राइब हिम। देख लो की नोट मिल रहे हैं। और कंफर्म करना है तो रेपर्टरी सेक्शन खोल देना, रिवर्स रेपर्टरी खोल के कन्वर्जन के सारे रूब्रिक देख डालना है एतुजा के। वो मैं जब रिवर्स रेपर्टराइजेशन पढ़ाऊंगा ये एक अप्रोच बताऊंगा आपको। जनरल मॉडलिटीज, ईटिंग, ड्रिंकिंग, वॉमिटिंग, स्टूल स्पाजम्स, क्लियर है। सिमिलर है ये एंटियम क्रूड के, आर्सेनिक के, कोलेरा के, कैल्केराकार्प के, सेनिकुला। सेनिकुला के अंदर सारे मिनरल्स प्रेजेंट हैं, ये मिनरल्स सारे मिनरल्स से सिमिलरिटी है। तो देखो ये और फोटोज, कैसा देखो बच्चा हो रहा है ढीला एकदम, प्रोस्ट्रेशन ऑफ न्यूबॉर्न्स आफ्टर एक्यूट इलनेस। ये देखो बच्चा कैसे उल्टी कर रहा है, इंटॉलरेंस ऑफ मिल्क इन बेबीज। ये देखो यहाँ पे, ये थोड़े दूसरे सिम्टम्स है, ये और तरीके के कि बहुत ज़्यादा इनको डर लगता है। एक्सट्रीम फियर ऑफ ऑपरेशंस, जो मैंने आपको इंजुरी का डर बताया था ना अम्बेली फ्री का, ये थोड़ा वो वाला सिम्टम है और एक्स्ट्रा वाला, एक्सट्रीम फियर ऑफ ऑपरेशंस। फियर ऑफ गोइंग टू स्लीप फॉर फियर ऑफ नॉट वेकिंग अप। ये एलन की नोट में सोचो क्यों प्रेजेंट नहीं है, कोई बता सकता है क्यों प्रेजेंट नहीं है ये वाले सिम्टम्स? फिर क्योंकि उसको जनरल फ्रस्ट्रेशन की वजह से स्लीपीनेस तो है ही। एलन की नोट में क्यों नहीं दिया दे रखा ये सिम्टम्स, जो मैंने अलग से फोटो दिखा रहा हूँ मैं क्योंकि सर आपको। ये रेयर सिम्टम होगा ना। ये सारे देखो एक्सट्रीम फियर माइंड का सिम्टम है, ये भी माइंड का सिम्टम है। ये देखो नीचे, डलनेस वाइल स्टडिंग, फियर ऑफ फेलियर इन एग्जामिनेशन, ये भी माइंड का सिम्टम है। तो सारे माइंड के सिम्टम जो है ना, वो कीनोट में जो पेशेंट्स में या तो बार बार देखने मिले थे, या ऐसा कि वो पेशेंट्स जितने लोगों को क्योर किया उन पेशेंट्स के अंदर ये वाला सिम्टम जीनियस के रूप में प्रेजेंट ही था। तो ज़रूरी नहीं है एतुजा के सारे केसेस में ये मिले। तो दूसरे लोगों ने, फॉर एग्जांपल अगर एलन स्किनोट से थोड़ी बड़ी बुक पे जाएं तो अपन बोरिक पे जाएंगे, बोरिक से थोड़ी और बड़ी पे जाएं, बड़ी मतलब जिसमें ज़्यादा चीज़ें हों तो फाटक पे जाएंगे, फाटक से थोड़ा और बड़े पे एनएम चौधरी, एनएम चौधरी से और बड़ा जाएं तो विथोलकस। ऐसे करते करते माइंड के सिम्टम्स पीछे जाते जाते बड़ी बुक्स पे ज़्यादा मिलते हैं और तुम्हें मेंटल पिक्चर क्लियर होती है। अब मैं तुम्हें इसलिए एलन स्किनोट को पढ़ना सिखा रहा था कि अभी मैं तुमको वो सारे कंबाइन पढ़ाऊंगा ना, तो आप तो बोल दोगे कि ये इससे मिला, ये उससे मिला। एलन स्किनोट के बारे में भी तो पता हो उसमें क्या सिम्टम्स हैं क्या नहीं है। तो देखो पहला सिम्टम्स ब्लू वाली से पढ़ के, स्पेशली ऑफ चिल्ड्रन ड्यूरिंग डेंटिशन। अगेन सारे सबसे पहले उन्होंने चिल्ड्रन हु कैन नॉट बियर मिल्क, ये सारे कॉजेज सबसे पहले दे डाले। फिर दूसरा उन्होंने वीकनेस दे डाली, तीसरा उन्होंने मेंटल वीकनेस दे डाली। तो देखो मेंटल दे दिया, मेंटल जनरल, सॉरी नीचे है मेंटल जनरल, फिजिकल वीकनेस दे दी, मेंटल वीकनेस भी दे दी, और कॉज या एलिमेंट्स फ्रॉम भी दे दिया, और एग्रावेशन भी दे दिया। शुरू के 3 सिम्टम में ही उसने कितना सारा क्लियर कर दिया आपको रेमेडी को। शिट। ठीक है, 5 मिनट का हम ब्रेक लेंगे, 5 मिनट या 3 मिनट का। लैपटॉप इज गोइंग टू बी क्लोज नाउ, सो डोंट नो वरीज। ये क्लियर तो हो ही गया। इंटॉलरेंस ऑफ मिल्क के बारे में उन्होंने पूरा डिटेल में नीचे समझा दिया, यह सारे सिम्टम हम पढ़ चुके हैं, हम इसलिए रिपीट नहीं कर रहे हैं, मैं आपको बस सीक्वेंस बता रहा हूँ। ठीक है, ये फीचर्स दे दिए, फेस के एक्सप्रेशंस कॉन्स्टिट्यूशन वाइज, ये नाक का सिम्टम भी दे दिया, नोज की टिप पे आपको वो देखने मिलेगा herpetic eruptions, और अगेन ये एक्सप्रेशंस फेस के दे दिए, लिनिया नेजालेस एंड ऑल। तो ये फेस या इसका कॉन्स्टिट्यूशन दे दिया, और यहाँ तक आपकी कंप्लीट एब्सेंस ऑफ थर्स्ट। अब ये फिजिकल जनरल्स की एक इंपॉर्टेंस और आ गई यहाँ पे। बस इसके आगे फिर आपका ये कन्वर्जन्स का एक केस दे दिया, वीकनेस प्रोस्ट्रेशन या कोलेरा का एक केस दे दिया, एंड यहाँ से आपकी रेमेडी क्लियर होकर रिलेशंस और एग्रेवेशंस पे खत्म हो जाएगी। ठीक, नाउ टेल मी, अब बताओ मुझको कि ये जो एतुजा है आप इसको भूल पाओगे, भूलोगे?